नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है विनय रजौरिया और एक बार फिर से वी आर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं और मैं भी कि जामिया का जो बोथ बी और एमए का इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम है 2025 का, उसमें बस अब महज एक हफ्ते का टाइम रह गया, यानी नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे और संडे को एग्जाम है। तो मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अभी तक बढ़िया चल रही होगी, पुरजोर चल रही होगी, लेकिन साथ साथ पारा भी और स्ट्रेस का लेवल भी आसमान छू रहा होगा। उसी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए और अपने माध्यम से गाइडेंस के तौर पर फिर मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। उसको कम करने के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आज एस्से राइटिंग पे तफसील से बात करूंगा, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में लोग मुझे कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट्स भेज रहे हैं अपने चैट्स के माध्यम से और कमेंट्स के थ्रू कि एस्से राइटिंग को कैसे डील किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे जामिया के बोथ बीए और एमए के सिलेबस के अंदर एस्से राइटिंग यानी सब्जेक्टिव पार्ट का ठीक ठाक पोर्शन है और उसको लेकर वो सबसे टफ पार्ट है भी, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता कि मार्क्स कहाँ कट रहे हैं कहाँ नहीं कट जाएंगे और उसे कैसे अटेम्प्ट करें कि आप ज्यादा स्कोर कर सके। उसी को एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है आज की वीडियो। तो मैं एंड तक आज एस्से राइटिंग टिप्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लिखनी चाहिए ऐसे में ताकि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ सके, तो आखिर तक देखिएगा दोस्तों। बाकी एग्जाम के सिलसिले में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, कोर्स कंप्लीट करते हुए फ्रीक्वेंटली आज एमसीक्यूज पर मैं अपने चैनल पे बात करता रहा हूं ओवर द टाइम। पिछले हफ्ते भी वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। मैंने मास्टर प्लेलिस्ट में उसको एक बढ़िया से प्लेलिस्ट में इकट्ठा कर दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। बाकी आज हम एस्से राइटिंग पर डिटेल में बात करेंगे। इवन दो एस्से राइटिंग पर मैंने इससे पहले यानी पिछले साल जब प्रिपेयर करा रहा था तब भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें काफी सारे हिस्सों के बारे में मैंने बात की थी, स्ट्रक्चर कैसे होता है, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे होते हैं, उन सब पे तफसील से बात की थी, वो आप चेकआउट कर लीजिए। आज उसके अलावा कुछ नई बात आपको बताऊंगा जो इस साल के एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी रहेंगी। तो ये बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, कुछ भी रिपीटेड नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत रिलैक्स्ड निश्चिंत पाएंगे अपने आप को, और ये चीजें आप अपने एस्से में इंक्लूड करेंगे तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, आपकी तैयारी और बढ़िया हो पाएगी और हो सकता है आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों दो बेहद जरूरी बातें, और ये हमेशा रह जाती हैं लेकिन जरूरी है दो बातें बताना। सबसे पहला, अगर मेरी वीडियोस किसी तरह से जेन्युइनली आपकी मदद कर रही है आपकी प्रिपरेशन में, तो डू थिंक अबाउट लाइकिंग द चैनल, सब्सक्राइबिंग टू इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकॉन, क्योंकि जल्दी ही मैं यूजीसी नेट पर भी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने इस साल क्वालिफाई किया यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कई स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें भी अब नेट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करिए जैसे जामिया के लिए आपने किए। तो मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से नेट के लिए, सीयूईटी के लिए, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए कंटेंट अवेलेबल होता रहेगा। तो आप नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको वीडियोस जो लेटेस्ट आएंगे उसकी अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों चैनल को जितने लोगों के साथ कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जामिया के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो उनका मैसेज या मुझे कॉल आकर कहता है कि सर हमें बेहद खुशी हुई कि आपका चैनल मिला, उससे बहुत मदद मिली है हमें, लेकिन दुख ये कि बहुत देर से उन्हें पता चल रहा है कि एक ऐसा चैनल भी है जहां पर इतना डिटेल में तफसील से उनको कंटेंट बताया जा रहा है, मजे से पढ़ाया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक कंटेंट देर तक ना पहुंचे। तो डू थिंक अबाउट शेयरिंग विद अदर पीपल जो आप लगता है साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी हो सकती है, मदद कर सकती है वीडियो, तो उनके साथ साझा करिए दोस्तों प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी बात जल्दी से बता देता हूं कि इस बार देखिए जामिया के एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2025 के लिए मैं पिछले 6-7 महीने से पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन पेड मेंटरशिप बैचेस में। अपने आप जानते होंगे कि मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं गूगल मीट के माध्यम से, तो मैं 6 से 7 बैच ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इस बार क्योंकि अब एक हफ्ता बचा बस एग्जाम में, तो एक लास्ट बैच में और पढ़ा रहा हूं जिसकी क्लासेस यानी कल से 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं और कुछ 25 अप्रैल तक क्लासेस खत्म होंगी। अगर आप इस लास्ट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो एग्जाम स्ट्रैटेजी बैच है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली पेपर का एसे राइटिंग का हिस्सा, इसको कैसे अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू के अंदर कैसे हम 40 जो एमसीक्यू उसके अंदर कैसे 35 या 30 से ज्यादा एमसीक्यू ला सके, कौन कौन से एरियाज पढ़ लेने ज्यादा जरूरी है, क्या प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, ऐसे में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे, साइटेशंस कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे जरूरी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के ढेर सारी बातें। 6 क्लास का कोर्स है, 1250 रुपीज के अंदर आपको 6 की 6 क्लास लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जो मैं अगले हफ्ते से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले खत्म होंगे एग्जाम तक। तो डू, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं गूगल फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको भरकर आप जल्दी से रजिस्टर करिए, बिल्कुल देरी मत करिए ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करे और आप क्लासेस में एनरोल कर सकें। अब ये सब बातें तो दोस्तों हो गई है, चलिए आज की वीडियो पर आते हैं और मैं और डिले नहीं कराऊंगा। आज की वीडियो पे बात करते हैं, आखिर तक जरूर देखिएगा वीडियो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, प्रीवियस ईयर एस्से के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, कैसे आप उन प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे कि मार्क्स ज्यादा आते। तो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। तो दोस्तों आज की बातचीत में यहां से शुरू करता हूं कि आप जामिया का बोथ बी और एमए का एग्जाम देखेंगे तो वो सीयूईटी से अलग इसी चीज से बनता है कि उसमें सब्जेक्टिव पोर्शन यानी एस्से राइटिंग का भी एक हिस्सा है। सीयूईटी आप देखते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू बेस्ड है। जामिया में एमसीक्यू सिर्फ 40-40 मार्क्स के रहते हैं बी और एमए एग्जाम में, पर वो कुछ हिस्सा इसके अलावा वो कुछ हिस्सा एस्से में भी आपको पूछते हैं। जहां तक आप एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जामिया के बीए के अंदर आपको एक एस्से लिखना पड़ता है 500 वर्ड्स का, जो 30 मार्क्स है, 100 में से 30 मार्क्स इसी के हो जाते हैं। एमए में थोड़ा पोर्शन ज्यादा हो जाता है, यानी एक ऐसे 500 वर्ड्स का लिखना होता है, जिसके लिए मैंने बताया था इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव ऐसे।
रिफ्लेक्टिव ऐसे कह सकते हैं, या रिफ्लेक्टिव स्लैश डिस्क्रिप्टिव, जो आप देखते हैं आपको लिटरेरी मूवमेंट्स पर पूछा जाएगा। वहीं पर 750 वर्ड जिसकी वेटेज ज्यादा, जो सबसे टफ पार्ट लगता है एग्जाम का, और वो टफ पार्ट हैवी, और वो है लिटरेरी थ्योरी का हिस्सा, जिसमें आपको फिलोसफी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो लिटरेरी थ्योरी का जो हिस्सा, उसके लिए 750 वर्ड्स है, मार्क्स 30 दिए जाते हैं। ये एसेज आपको जामिया के बोथ बी और एमए के सिलेबस में अटेम्प्ट करने पड़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। मैं मानता हूँ ऐसे राइटिंग एक तो सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है, और जो कि लगना भी चाहिए, वो डिफिकल्ट है भी। एमसीक्यू जामिया के बहुत सिंपल होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, साहित्य की है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे टफ हिस्सा जो है वो एस्से का ही, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को कि मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, कहाँ नहीं आ पा रहे हैं, हर साल दे रहे हैं एग्जाम, नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, अच्छा भी लिख कर आए थे, बहुत ज्यादा लिख दिया था, इतना लिखा था कि मजे ही आ गए थे, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो ऐसा कहाँ मिस हो रहा है, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को व्हाट इज एक्चुअली हिटिंग देम, वेयर आर दे नॉट गेटिंग द मार्क्स, और कहाँ रुक रही है, कहते हैं ना कृपा कहाँ रुक रही है मार्क्स की। इसीलिए ऐसे राइटिंग पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि कहां बहुत प्रिपरेशन के बाद भी आप गलतियां कर देते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, बहुत होशियार बच्चे भी, जिनका एंट्रेंस एग्जाम या तो क्वालिफाई नहीं हो पाता, कहीं वेटिंग लिस्ट में वो रह जाते हैं। आज इसीलिए वीडियो ध्यान से सुनिएगा आखिर तक, मैं आपको बहुत ही मार्मिक और जरूरी बातें बताऊंगा एस्से के क्राफ्ट में क्या है। पर आप ये भी याद रखिए, ये सिर्फ आप ऐसे समझने या नहीं पेपर के लिए मत करिए, आप देखेंगे ये जो क्राफ्ट है आपको आंसर राइटिंग में ही मदद करता है। इसलिए वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो मान लीजिए आपका एमए क्वालिफाई हो गया, तो आप सेमेस्टर एग्जाम्स देते हैं जामिया के अंदर, जैसे देते हैं ड्यू में कहीं आप दे रहे हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, उसमें भी आप देखते हैं आपको एस्से फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। इसके बावजूद आप देखते हैं जैसे मान लीजिए आपको जो असाइनमेंट्स देने होते हैं, इंटरनल असेसमेंट जामिया में जो है आप बी और एमए में देखेंगे, तो भी आपको क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल राइटिंग्स लिखनी पड़ती है। तो ये जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ चीजें, ये न सिर्फ सिलेबस के लिए जामिया के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बल्कि क्वालिफाई होने के बाद आपकी जिंदगी भर काम आने वाली चीज है, अगर आप लिटरेरी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए एस्से पे बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि दुनिया में आप कुछ भी लिख रहे हो, जब भी आपको कुछ लिखना होता है, ये बात सिर्फ एस्से की नहीं है, इट्स अबाउट एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग यू आर डूइंग। जब भी आप कुछ लिखते हैं जिंदगी में, मैं अपने एज अ राइटर के तौर पे भी आपको समझा सकता हूँ, आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक होती है आपकी ऑडियंस, और दूसरी चीज जो जरूरी है आपके लिए वो होता है इंटेंट ऑफ राइटिंग, या जिसको आप कह सकते हैं इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन की बात है क्योंकि क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसकी बात है। तो ये दो बातों का बेहद ख्याल रखना है। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असल में इसी से आपका जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग है राइटिंग की, और जो इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट पैदा होता है राइटिंग के बाद आप क्या लिखकर हटते हैं, वो इन दो बातों पे ही निर्भर करता है। ऑडियंस का मतलब है सबसे पहले जब भी आप कुछ लिख रहे हैं जीवन में, सिर्फ ऐसे की बात नहीं, कुछ भी आप जीवन में लिख रहे हैं, आपको ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी से पता होना चाहिए आप ये किसके लिए लिख रहे हैं। क्योंकि आप जिसके लिए भी लिखेंगे, अगर ऑडियंस आपको क्लियर है, उसी से तय होता है आप कैसा लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए मैं एक कविता लिख रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिख रहा हूँ तो उसका नेचर अलग होगा, मैं किसी बच्चे के लिए चिल्ड्रंस लिटरेचर लिख रहा हूँ तो अलग होगा, बूढ़े बुजुर्गों के लिए लिख रहा हूँ अलग होगा, कॉलेज के लिए लिख रहा हूँ अलग होगा। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसे लिख रहे हैं तो कई बार स्टूडेंट्स की गलती क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखाते फिर कहते हैं सर पता नहीं मेरे मार्क्स ही नहीं आते हैं, क्योंकि आप ऑडियंस नहीं समझ रहे हैं आप लिख किसके ले रहे हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स के मन में होता है कि हम इसके लिए लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके मन में एक ऑडियंस तो होती है कि मैं जब लिख रहा हूं या लिख रही हूं तो मैं किसके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप ये तय करते हैं आप किसके लिए लिख रहे हैं, उससे तय होगा आप क्या लिखेंगे। तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डिपेंड्स ऑन हु आर यू राइटिंग फॉर। आप समझ रहे हैं, जैसे कई बार राइटर्स होते हैं अपने लिए लिखते हैं तो बहुत अलग तरह की कविता लिखेंगे, पर किसी पब्लिशर या एडिटर के लिए लिख रहे हैं तो अलग किस्म की लिखेंगे। तो ऑडियंस के चेंज होने से राइटिंग का कंटेंट चेंज होने लगता है। ये चीज एंट्रेंस एग्जाम पे भी लागू होती है। जब एग्जाम में मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो 2-2.5 साल से जामिया के लिए पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन अपने कोर्स में पेड मेंटरशिप क्लास में, तो मैं हमेशा अपनी पेड मेंटरशिप क्लास में स्टूडेंट से सवाल पूछता हूँ, जब आप एंट्रेंस एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं आंसर, आपको क्या लग रहा है आप किसके लिए लिख रहे हैं। आप देखते हैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आंसर होता है अपने लिए, फॉर देमसेल्व्स। उन्हें लगता है कि हम जब पेपर में लिखने गए तो भाई अपने लिए लिख रहे हैं, हम अपने लिए लिख कर आ रहे हैं, जो भी लिखना है वो ऐसा लिखेंगे जो हमें अच्छा लगे। और आप देखते हैं यही प्रॉब्लम है। देयर इज नो इनहेरेंट प्रॉब्लम दैट यू राइट समथिंग व्हिच यू आल्सो लाइक, पर आपको समझना है एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप वो लिख कर आते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो फिर मार्क्स आपको वो नहीं मिलेंगे जो एग्जामिनर देना चाहता है। वो आंसर एग्जामिनर को भी अच्छा लगना चाहिए। तो सबसे पहली जो एरर होता है स्टूडेंट्स के मन में वो है, वो जब लिख रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, खासतौर पे एक एग्जाम के अंदर लिख रहे हैं जब बाकी लोगों से ऑब्जेक्टिवली कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पर सबको आंका जा रहा है, सबके एसेस को, और एक बहुत ही एकेडमिक तौर पर आप लिख रहे हो, तो वहां आप ऐसी कोई चीज लेकर नहीं लिख सकते जो आपको बहुत अच्छी लग रही है। तभी आप देखेंगे स्टूडेंट्स जब निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, उनसे पूछो कैसा रहा इससे, कह रहे ऐसा लिखा है मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ा दिया आज तो एग्जाम के अंदर। वो उनको अच्छा लग रहा होता है क्योंकि, लेकिन भैया उनको अच्छा लगेगा जरूरी नहीं है वो सबको अच्छा लगे। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंकलन है अपने ऐसे का कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने लिए लिख रही हूँ या अपने लिए लिख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है तो ठीक ही चल रहा होगा।
पर आप देखिए आपका ऐसे आपके हिसाब से चल रहा है, सही से मैटर नहीं होता। हमेशा जब एग्जाम या जहाँ पर आपकी मार्किंग हो रही है, जहाँ पर कोई पैमाना है आपके आंसर को चेक करने का, वहां पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने तय नहीं किए हैं, वो एग्जामिनर ने तय किए हैं। तो आपको वहां याद रखना है कि आपको अपने लिए नहीं लिखना है, आप ये अपने लिए लिखने नहीं गए हैं। ये बात दुख देगी आपके दिल को कि यार हमारे लिए नहीं लिख रहे, हम किसके लिए लिख रहे हैं, दुनिया के लिए। पर इसको जितनी जल्दी आप मान जाए उतना बेहतर है। आप अपने लिए नहीं लिख रहे एग्जाम में, आपको अपने लिए लिखना होगा। मान लीजिए मैं अपने लिए लिखना चाहता हूँ, मैं क्यों लिखूंगा भाई ऐसे, मैं तो गजलें लिखना चाहूंगा क्योंकि मुझे तो वही अच्छी लग रही है। तो यहाँ मनमानापन नहीं हो सकता, यहाँ आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहली जो गलती है कि आप अपने लिए लिख रहे हो, उस धोखे से बाहर आ जाइए। जैसे आप इससे बाहर आएंगे तो आप रूल्स फॉलो करने लगेंगे जो मैटर करते हैं, जिसके बेसिस पर आपको 30 में से नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आप देखते हैं पैरामीटर्स के मार्क्स होते हैं। दूसरा, कई लोगों को लगता है जो थोड़े अपने से भी बढ़कर, उन्हें लगता है हम समाज के लिए लिख रहे हैं, फॉर द सोसाइटी। जिनके लोगों के दिमाग में एक इमेजिनरी ऑडियंस नहीं होती कि जब वो पेपर लिख रहे हैं उन्हें लगता है स्पॉटलाइट है उन पर, और आज ही क्रांति आने वाली है, आज एग्जामिनेशन जामिया के हॉल में ही दुनिया बदलने वाला आप ऐसा कुछ ऐसे लिखेंगे कि दुनिया शिफ्ट हो जाएंगी। गालिब के बाद आप ही आने वाले दुनिया में, या टी.एस. एलियट के बाद अगला महान लेखक, अगला महान जो हमारा समीक्षक होने वाला है, क्रिटिसिज्म लिखने वाला है, वो इसी एग्जामिनेशन हॉल में पैदा होगा आज। इस धोखे से भी बाहर आइए, इस ऑरा से आप बाहर आइए कि आप समाज के लिए और दुनिया को बदलने के लिए लिख रहे हैं। ये खामा-खा का ओढ़ी हुई हीरोइज्म की जरूरत आपको एग्जामिनेशन में हॉल में है नहीं, तो आप समाज के लिए भी नहीं लिख रहे हैं। इन दोनों धोखों से जब बाहर आएंगे, आपको समझना ये है कि आपकी असल जो ऑडियंस आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो है एग्जामिनर। इसलिए आप जब भी अटेम्प्ट करें आंसर, दुनिया में कभी भी आंसर राइटिंग करें, चाहे आंसर आप अपने सेमेस्टर्स के लिए लिख रहे हैं या आप एंट्रेंस एग्जाम में लिख रहे हैं, आपको ये क्लियर रखना है कि आप एग्जामिनर के लिए लिख रहे हैं। इसलिए आपको समझना है कि वो क्या चाह रहा होगा। और आप देखिए दुनिया में कोई एग्जामिनर हो, एक क्लियर बात है, अगर आप एग्जामिनर को वही लिख कर देंगे जो वो चाह रहा है लिखवाना, वो जो चाह रहा है कि आपके आंसर में ये होना चाहिए, जो उसके माइंड में चल रहा है, अगर आप वो उस एग्जामिनर को लिखकर और परोस कर दे देते अपने आंसर में, उसमें दम नहीं है कि वो आपको पेपर में मार्क्स ना दे। उसको एग्जामिनर लेकर बैठा होता है मार्क्स देने के लिए कि भाई दो वो आंसर मुझे कि मैं मार्क्स दूं तुम्हें, उसका मन है। आप उसको चीज ही ऑफर नहीं कर रहे जिसके लिए मार्क्स देना है, आप उसको अपना ही कोई रायता फैलावा दे रहे हैं कि मुझे जो अच्छा लग रहा है, या आप दुनिया बदलने चले हैं उस आंसर के अंदर। आपको दुनिया नहीं बदलनी है, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मलाइज्ड वे में एकेडमिक आंसर लिखना है जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जितनी जल्दी बैठ जाए कम से कम। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में क्रिएटिविटी नहीं करनी है, आपको कुछ नया नहीं लिखना, पर ये उसकी जगह नहीं है। दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट। यहाँ अपनी कलाकारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। और ये बहुत स्टूडेंट्स का लॉस रहता है जिनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ओवर द टाइम। कई बच्चों को लगता है एग्जामिनर बहुत क्रिएटिविटी चाह रहे हैं हमसे, ऐसा कुछ लिख देना चाहते हैं, आज ही कुछ एक्सपेरिमेंटल अवांगार्ड लिख देंगे। ऐसा नहीं है, आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एकेडमिक फॉर्मल आंसर मांग रहा है वो, और वही उसको आपको ऑफर करना है। इफ यू ऑफर दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पहली बात से आपको सार समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, और दूसरी बात आप समाज के लिए, वो जो इमेजिनरी ऑडियंस है जो हर समय आपको देख रहे हैं, उस स्पॉटलाइट है जो आपका पीछा कर रहे हैं लोग कि फाइनली आज ये क्या लिखने वाला है, आज ही मेरी कलम से क्रांति आने वाली है और एग्जामिनेशन हॉल से ही क्रांति का आगाज होगा। इस धोखे से बाहर आ जाइए। क्लियर रखना है आपको दिमाग में, आप एक एग्जामिनर के लिए लिख रहे हो और आपको वही लिखना है जो एग्जामिनर चाह रहा है। आपको कुछ क्रिएटिव करना हो कहीं और लिखिए, कहीं और उसकी जगह होगी, यहाँ उसकी वैल्यू भी नहीं है तो लिखने का कोई फायदा नहीं। यहां तक बात हो गई। अब आता हूं मैं दूसरे हिस्से पे जो और इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेसिफिक है टू द पेपर, विच इज इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। होशियार स्टूडेंट और बेवकूफ स्टूडेंट में यही फर्क होता है कि आपकी स्मार्टनेस आंसर राइटिंग में कम, पहले ये समझ लेने में है कि सवाल चाह क्या रहा है, सवाल आपसे मांग क्या रहा है। वो आपने एज ओल्ड चीज सुनी होगी भारत में चलती है कि सवाल में ही जवाब है। वो बिल्कुल सही बात है कि सवाल में ही जवाब का मतलब होता है सवाल में सवाल का इंटेंट होता है, सवाल में जवाब का भी इंटेंट होता है कि सवाल आपको किस तरह का जवाब चाह रहा है। ये जो समझ है ना, ये जिस स्टूडेंट में होगी वो आप देखेंगे क्वालिफाई कर पाएगा पेपर। दैट इज वन क्वालिटी इन द स्टूडेंट। ये जो इंटरप्रेटिव क्वालिटी, ये समझ पाना कि एक लाइन पढ़कर आप ये समझ लेते हो कि वो चाह क्या रहा है, व्हाट डू दे वांट यू टू थिंक अबाउट, और ऑन विच लाइंस दे वांट यू टू थिंक अबाउट, और किस लाइन पर वो क्रिटिसिज्म चाह रहे हैं, आपके विचार मांग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा होशियारी स्टूडेंट की समझने में पहले ये है व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। इंटेंट का मतलब आप देखते हैं नियत क्या है सवाल की, वो किस सवाल के प्रति आप चाह रहे हैं कि ऐसा आप सोचें। अब मैं उसी पे बात करता हूँ। ये समझाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के अंदर जो सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के दो एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ऐसी स्टेटमेंट जो पेपर्स में आएंगी आपकी लिटरेरी थ्योरी में, जो सबसे मुश्किल हिस्सा है। तो जब आप वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसके बाद आपका मेंटल प्रोसेस, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होना चाहिए, हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको मिटा देता हूँ और वो 2 सवाल लिखता हूँ। मैंने बहुत सारे सवालों में से 2 उठाए हैं जो पिछले साल पेपर्स में आए थे।
तो दोस्तों दूसरी बात जो मैंने कही थी ऐसे में जरूर, उसको कहते हैं इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। और इंटेंट का मतलब है बेसिकली ये समझ पाने की आप में इंटेलिजेंस हो, आईक्यू हो, कि सवाल आपको चाह क्या रहा है। अक्सर आप देखेंगे स्टूडेंट जो बहुत पढ़कर भी आते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स याद कर लिए, ये साइटेशन याद कर ली, इसको कोट कर देंगे, फलाने को कोट कर देंगे, लेकिन उनमें यही समझ नहीं होती कि सवाल चाह क्या रहा है। तो आप देखते हो वो मिसडायरेक्टेड एनर्जी हो जाती है। सवाल मांग रहा है एक चीज, आप कुछ और ही लिखाए हैं और आपको लग रहा है क्योंकि मैं इतना लिखाया हूं तो मार्क्स मिलने चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लिख लेने के मार्क्स नहीं है। पता नहीं किसने झूठ फैला रखा है ह्यूमैनिटीज में कि कुछ भी ना आता हो तो कुछ भी लिखाना नहीं करना है। दोस्तों प्लीज मेरी विनती, ऐसा मत करिए, ह्यूमैनिटीज वालों का नाम मत खराब करिए। काम की चीज लिखनी होती है, और यही काम की चीज लिखने के लिए जरूरी है कि ये नहीं कि जो मैं सोच कर रहा हूं मैं तो वही लिख कर जाऊंगा। कई स्टूडेंट्स का ये अप्रोच होते हैं, बड़े हट्टी और स्टबर्न टाइप के ढीठ बच्चे हैं कि मैं जो आंसर लिख कर रहा हूं, नो मैटर क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड, हम तो वही लिखेंगे जो सोच कर आए। इसीलिए आपके नंबर नहीं आने वाले। फिर आप चाहे पूरी राम कहानी लिखाइए वहां 15 पन्नों की, नहीं मिलेंगे मार्क्स। अभी आपको ये समझना है कि आपसे चाह क्या रहे हैं। जो चाह रहे हैं वो उसको दे दीजिए एग्जामिनर को क्वेश्चन में, आंसर में। आपको जरूर आपको खुशी खुशी वो बुलाकर नंबर देने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला इंटेंट समझना जरूरी है। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ कि ये होती क्या, इंटेंट कैसे समझना होता है। और उसके लिए मैंने देखिए ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर्स में से ही मैंने क्वेश्चन उठाए, जामिया के पेपर में आया हुआ है। मैंने एक पूरी लिस्ट पीडीएफ की बना रखी है पिछले साल के क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों को मुश्किल हो रही थी वो ढूंढने में, मैंने इसीलिए आपकी सहूलियत और कंफर्ट के लिए एक जगह इकट्ठे कर दी हैं। लिटरेरी थ्योरी के लिए भी और लिटरेरी मूवमेंट का भी जो ऐसे है, उनके जो टॉपिक्स है पीडीएफ में मेरी अकेडमिया वेबसाइट पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करके फ्री डाउनलोड है, आप प्रैक्टिस करिए। उसी में से एक जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आई थी आपको लिटरेरी थ्योरी, ये एमए के एग्जाम के लिए है। लिट थ्योरी का जो क्वेश्चन आता है मैंने बताया था 750 वर्ड्स वाला, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी जो किसी क्रिटिक की होगी। जैसे ये स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इन द रेल्म ऑफ कल्चर इज डिटरमाइंड बाय समथिंग आउटसाइड कल्चर। क्रिटिक का नाम दिया हुआ होता है, कई बार क्रिटिक का नाम शायद नहीं भी देते, मुझे हाल ही में बताया स्टूडेंट्स ने कि अब नहीं देते हैं। तो तनाव मत लीजिए, क्रिटिक का नाम लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। क्यों? आपको क्रिटिक का नाम जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि वो किस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म यानी बेसिकली वही। इंटेंट जाननी ज्यादा जरूरी है, क्रिटिक जानना कम जरूरी है। क्रिटिक का नाम मैं हटा भी दूं तब भी आप ये समझ पाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है असल में किस दिशा में, किस आइडियोलॉजी के, किस क्रिटिसिज्म के स्कूल के बारे में है। तो आप समझ रहे हैं, क्रिटिक का नाम दिया हो तो ठीक, नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्रिटिक से ज्यादा स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म यानी बेसिकली इंटेंट समझनी जरूरी है। सवाल किस तरह की विचारधारा के पक्ष में है या आपके विचार चाह रहा है। अब देखिए समझदारी क्या है। एवरीथिंग इन द रेल्म ऑफ कल्चर इज डिटरमाइंड बाय समथिंग आउटसाइड कल्चर। ये जो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, मुझे सबसे पहले इंटेंट में क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मार्क्सिस्ट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये जो विचारधारा है ये मार्क्सिज्म की विचारधारा है। यही पहली चुनौती है आपकी समझ पानी। जो बच्चा यही नहीं समझ पा रहा मार्क्सिज्म की बात हो रही है, वो मन चाहे ढंग से इसे इंटरप्रेट करने लगेगा, वही नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड नॉट आर्बिट्ररी। रैंडमली कुछ नहीं आपको बकवास करनी है। आप रैंडमली मुझे ऐसा लग रहा है, नो, आपको समझना है किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो पहली जो पैमाना है, जो पहला स्टेप है ऐसे राइटिंग लिखने का, वो यही है कि आप तुरंत पहचान ले कि ये इस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। तभी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको कहा था कॉन्टिन्यूसली कि आपको ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए डिफरेंट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ लेने चाहिए। मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, ये सब पढ़ेंगे तो आपको उनके बुनियादी आर्ग्यूमेंट्स पता होंगे। तभी आप तुरंत कह देंगे कि हाँ ये थोड़ी मार्क्सिस्ट जैसी बातें हैं, ये थोड़ी पोस्ट कॉलोनियल जैसी बातें हैं, ये थोड़ी फेमिनिज्म वाली बातें। इसीलिए कहा था बहुत पढ़ना जरूरी है। और इसीलिए मैं अपनी पेड मेंटरशिप क्लास में लिटरेरी थ्योरी के कम से कम 20 क्लासेस लेता हूं, यही सारे स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म और उनके डिफरेंट एसेस पढ़ाने के लिए। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर एक पुरानी वीडियो जिसमें मैंने रिकमेंडेड रीडिंग्स यानी बताए हैं कौन कौन से एसेस आपको पढ़ लेने चाहिए। तो अगर मैं ये लाइन पढ़ता हूं तो मुझे क्लियरली नजर आ रही है मार्क्सिस्ट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब आप बोलेंगे ये मुझे कैसे पता मार्क्सिज्म है? एक बुनियादी छोटी सी चीज है, इसी के अंदर आंसर है। मैंने बोला ना, सवाल में ही जवाब है। एवरीथिंग इन द रेल्म ऑफ कल्चर। कल्चर यानी संस्कृति में जो भी चीज होती है वो किसी न किसी ऐसी चीज से तय हो रही है जो संस्कृति से बाहर होती है, यानी जो कल्चरल स्फेयर का हिस्सा नहीं है। यानी समाज में जो कल्चर है, जो लिटरेचर पैदा हो रहा है, म्यूजिक है, फिल्में हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशंस पैदा होते हैं किसी समाज में, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी ऐसी चीज से तय हो रही है जो रिप्रेजेंटेशन कल्चर का हिस्सा नहीं है, कल्चर के बाहर का हिस्सा है। और आप देखते हैं ये बुनियादी तौर पे एक मार्क्सिस्ट आइडिया। क्यों? क्योंकि मार्क्सिज्म के अंदर जो मैंने बेसिक्स अपने चैनल पे पढ़ाया था, जब मार्क्सिज्म एक बेस स्ट्रक्चर का आइडिया होता है जिसको वो इकोनॉमिक बेस कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था, और उसके ऊपर ही सुपर स्ट्रक्चर बना होता है।
तो बेस स्ट्रक्चर आप देखते हैं मार्क्स कहता है इकोनॉमिक इन नेचर होता है, यानी पैसे से, फाइनेंस से तय होता है, जिसके अंदर वो दो हिस्से कहते हैं, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आप लोग जानते होंगे जो बेसिक सोशियोलॉजी और मार्क्सिज्म का स्कूल जानते हैं। तो मार्क्स कहता है बेस स्ट्रक्चर ही सुपर स्ट्रक्चर को तय करता है, और सुपर स्ट्रक्चर को ही हम कल्चर कह सकते हैं। कल्चर एक तरह का सुपर स्ट्रक्चर ही है, जिसमें आप देखते हैं लिटरेचर है, मूवीज हैं, उसके बाद आप देखते हैं बाकी के जैसे रेडियो है, जर्नलिज्म है या न्यूज़पेपर है, वो सब उसी का हिस्सा है। तो आप देख पा रहे इस पूरी लाइन के अंदर यही जो मार्क्सिज्म, सुपर स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर, ये जो हायरार्किकल मॉडल ऑफ सोसाइटी है, ये आपको नजर आएगा, और आपको ये ऐसे यही चाह रहा है करना। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि क्रिटिक का नाम दिया हुआ है, मान लीजिए नहीं भी दिया होता, पर अगर दिया हुआ है तो उससे भी हमें एक चीज समझ में आती है, टेरी ईगल्टन भी एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक है। यानी अगर मुझे अपनी बात सही साबित करनी हो कि मैं जो समझा रहा हूं आपको कि सवाल का इंटेंट ये है, तो आप बोले आपको कैसे पता, कुछ और भी हो सकता है। उसका एक और रीजन है कि टेरी ईगल्टन जिसकी ये स्टेटमेंट दी गई है वो खुद एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, इनफैक्ट कंटेम्पररी मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इनका एक बहुत फेमस ऐसे है व्हाट इज लिटरेचर, उसी से पूछा गया, और ये ऐसे भी मैंने अपने वीडियोस में जिक्र किया था कि आप जरूरी ऐसे पढ़ लीजिए। व्हाट इज लिटरेचर एक ऐसे है, उसी विचारधारा को यहाँ नजर आ रहा है, जो टेरी ईगल्टन खुद एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक है, और वो इसीलिए कह रहे हैं हर चीज जो कल्चर के रेल में होती है वो किसी ऐसी चीज से तय हो रही है जो कल्चर के बाहर है। बेसिकली इस सवाल का बुनियादी इंटेंट अब क्या नजर आ रहा है कि ये चाह रहा है कि हम उन फैक्टर्स को एनालाइज करके बताएं, यानी साहित्य की दुनिया में जो भी हो रहा है, किस तरह की कहानियां लिखी जा रही है, किस तरह के किरदार बनाए जा रहे हैं, कहानी सुनाने का ढंग क्या है, प्लॉट कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें उस समाज की, लिटरेचर से कम उस समाज की इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इससे तय हो रहा है जो कल्चर में नहीं है। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए कि मैं इस बात से सहमत हूं या असहमत हूं, सहमत हूं तो मैं एक्सप्लेन करूं, अलग अलग एग्जांपल्स दूं। जैसे एक मिसाल मैं दे सकता था, अगर मुझे इस पर ऐसे लिखना हो कि अगर मैं देखता हूं कि लिटरेचर के अंदर नॉवल एक फॉर्म है जो हम देखते हैं 1700 1750s में, नियो क्लासिकल एज में हमें नजर आता है, पामेला है, रिचर्डसन का है, ठीक है, उसके बाद डैनियल डिफो। तो नॉवल जो एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, जो साहित्य का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, उसकी जो जड़ें हैं कि नॉवल फॉर्म कैसे पैदा हुआ, उसमें से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लिटरेचर से संबंधित नहीं, जैसे राइज ऑफ एनलाइटनमेंट, राइज ऑफ मिडिल क्लास, उसके बाद आप देखें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाज भी बदल रहा है, मिडिल क्लास पावर में आ रही है, तो राइज ऑफ मिडिल क्लास के साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि एक नया फॉर्म, जॉनर निकल रहा है जो हम नॉवल देखते हैं। तो देखते हैं नॉवल फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उस समाज की पॉलिटिक्स, उस समाज की इकोनॉमिक्स, उस समाज के फिलोसॉफिकल थिंकर्स, लॉक हो गए, हॉब्स हो गए, रूसो हो गए, एनलाइटनमेंट थिंकर्स की विचारधारा भी आपको नजर आते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए बात में, प्रोज, जो क्लैरिटी ऑफ प्रोज होनी चाहिए, लीनियर डेवलपमेंट होनी चाहिए, समाज के बारे में होना चाहिए, नॉवल रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिज्म पे जोर है जिसमें ह्यूमनिज्म की भी बात होती है, कैरेक्टर प्रधान होने चाहिए, चरित्रों के बारे में होने चाहिए, चरित्र जो है, जो कैरेक्टर्स हैं वो एरिस्टोक्रेटिक यानी ऊंचे कुलीन वर्ग के नहीं होते, आम इंसान के बारे में कहानी होती है। ये सारी चीजें जो नॉवल में नजर आती हैं, यानी जो रेल्म ऑफ नॉवल में नजर आती है, रेल्म ऑफ कल्चर में नजर आती हैं, वो बाहर की चीजों से तय हो रही है, यानी बाहर की जो और फैक्टर्स थे उस समाज में, उससे तय हो रही है नॉवल के अंदर। तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये एक मिसाल है कि जब आप इंटेंट समझते हैं क्वेश्चन की और जब आप उसको डिफेंड करते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, और ये बात अगर ठीक है तो उसके क्या क्या एग्जांपल्स इतिहास में मुझे नजर आते हैं या हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में नजर आते हैं, उसको यूज करके आपको अपनी बात को पुख्ता यानी प्रूव करना होता है। ये चाह रहे हैं असल में जब आप आंसर लिखते हैं। सो इफ यू अंडरगो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप इस प्रोसेस के थ्रू आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत ऑथेंटिक होगा, और मार्क्स आपको क्यों नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर यही चाह रहा है आपको करवाना कि आप इस मेंटल जिम्नास्टिक, इस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में एंगेज करें। बाकी दोस्तों आज बातें यही रोकता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में क्योंकि एक हफ्ता बचा हुआ है तो एक दो वीडियो और बनाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स के बारे में। आपको याद होगा मैं एक सीरीज चला रहा हूँ अपने चैनल पे जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट पीरियड से मैक्सिमम क्या फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं नेट एग्जाम्स में, जामिया के एग्जाम्स में और CUT के एग्जाम्स में, तो वो सीरीज कंटिन्यू करूंगा अगले हफ्ते और आती रहेंगी कंटिन्यूसली वीडियोस अलग अलग लिटरेरी पीरियड्स के बारे में, उनके फेमस राइटर्स, फेमस वर्क्स और उस समाज के बारे में। तो ताकि आप वीडियो मिस ना करें तो यार लाइक कर लो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे वीडियो आए तो आपको अपडेट पहुंच सके। बाकी लोगों के साथ साझा करिए, शेयर करिए, जिनको आपको लगता है ये सब बातें जानना उनके लिए जरूरी है। जिन्होंने कभी इस नजरिए से साहित्य को नहीं देखा, लिखने को नहीं देखा, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, उनका नजरिया बदलेगा। बाकी जल्दी आपसे चैनल पे फिर से मुखातिब होऊंगा। अभी अलविदा।